हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुणाल। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशंस करने वाले हैं जिसका नाम है वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू एडेड। साथ ही साथ हम आप सभी के साथ एक प्रॉफिट का टर्म है वो भी डिस्कस करेंगे। कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम आप सभी के साथ टोटल 1 2 3 4 5 टर्म्स आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ माय डियर फ्रेंड्स, आज की जो लेक्चर है ये टोटल 20% कंट्रीब्यूट करती है आपकी नेशनल इनकम को सॉल्व करने के लिए। आपको पता होगा हमने आप सभी के साथ रेटेड एग्रीगेट्स वाला एक लेक्चर बनाया था, वो आपको 80% कंट्रीब्यूट करता है नेशनल इनकम को सॉल्व करने के लिए, और फिर आज ये 20% कंट्रीब्यूट करता है। तो आप ये अगर दोनों लेक्चर्स देख लोगे तो आपका 100% हो जाएगा, मतलब आप 100% अब रेडी हो गए हो नेशनल इनकम को सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो आज हमें 20% के हिसाब से इस चीज़ को पढ़ना है। ठीक, तो हम आप सभी के साथ फटाफट डिस्कस कर देते हैं। ठीक, कि हर वो चीज़ जो आज हमें इस लेक्चर में पढ़नी है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडेड क्या होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको मैं अपने सिस्टम में लेके चलता हूँ। सिस्टम की हेल्प से हम समझाएंगे आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडेड क्या होता है। ठीक, तो चलो गाइस, हम अपने सिस्टम में आ गए हैं। ठीक, तो अब हम आपको बताते हैं कि वैल्यू एडेड और वैल्यू आउटपुट होता क्या है। तो देखिए, तो गाइस अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वैल्यू एडेड से। तो देखिए, आप सभी को पता है हमारे पास एक चेन होती है, ठीक है, ट्रेड चेन, जो कि हमने क्लास 11th में चैप्टर 9 इंटरनल ट्रेड था उसमें पढ़ा था, जहाँ पे प्रोड्यूसर होता है जो होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है, रिटेलर कस्टमर को बेचता है। तो इस चेन की हेल्प से हम वैल्यू एडेड को समझेंगे। तो देखिए, हमारे पास एक फर्म है, ठीक, एक इंडस्ट्री है जो क्या करती है, मोबाइल बनाती है ना। तो गाइस, इस फैक्ट्री ने, ठीक, इस फैक्ट्री ने क्या किया, अपने इस मोबाइल को होलसेलर को बेचा। अब ये जो प्रोड्यूसर, मतलब जो फर्म थी, उसने क्या किया, ये जो मोबाइल था ये 2000 रुपीज़ का बनाया। लेकिन इस प्रोड्यूसर ने, ठीक, इस फर्म ने क्या किया, इसी सेम मोबाइल को होलसेलर को 3000 रुपीज़ में बेचा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ एनालाइज करना कि प्रोड्यूसर सामान को बेच रहा है तो प्रोड्यूसर क्या कहलाएगा, सेलर कहलाएगा। अब इस सिचुएशन में जो होलसेलर है, ये क्योंकि सामान प्रोड्यूसर से खरीद रहा है इसलिए ये बायर कहलाएगा। तो गाइस, अब यहाँ पे एज अ बायर किससे सोचिए, होलसेलर को। अब यहाँ पे देखिए, 2000 का उसको 3000 में सामान मिला, तो यहाँ पे होलसेलर अब क्या है, बायर है। तो यहाँ पे एज अ बायर इसको क्या करना पड़ा है, 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है प्रोड्यूसर को। ठीक है, अब वैसे ही देखिए, अब 3000 का इसके पास मोबाइल आया। अब होलसेलर क्या करेगा, इस 3000 के मोबाइल को वो क्या करेगा, रिटेलर को बेच देगा। तो यहाँ पे अब सिचुएशन ये हो जाएगी कि रिटेलर हमारा बायर बन जाएगा, होलसेलर हमारा सेलर बन जाएगा, क्योंकि हमारा होलसेलर क्या कर रहा है, मोबाइल बेच रहा है, और रिटेलर है जो मोबाइल खरीद रहा है, तो रिटेलर क्या हो जाएगा, बायर बन जाएगा। तो हमारे होलसेलर ने क्या किया, इस 3000 के मोबाइल को उसने 5000 रुपीज़ का रिटेलर को बेच दिया। तो यहाँ पे रिटेलर अब क्या है, बायर है। तो एज अ बायर अब रिटेलर को कितना, 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है होलसेलर को। ठीक, अब सेम सेम सिचुएशन है। अब इस रिटेलर ने क्या किया, इस 5000 के मोबाइल को उसने कस्टमर को दे दिया 9000 रुपीज़ में। ठीक, तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा कस्टमर क्या बन गया, बायर, और हमारा जो रिटेलर है ये क्या बन गया, सेलर, क्योंकि रिटेलर अब क्या कर रहा है, सामान कस्टमर को बेच रहा है, और क्योंकि कस्टमर सामान रिटेलर से ले रहा है तो वो बायर बन गया। तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि रिटेलर के पास 5000 का मोबाइल था, इसने कस्टमर को दे दिया 9000 का। तो हमारा जो कस्टमर है ये अब क्या है, बायर है। तो एज अ बायर इसे 4000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, किसको, सेलर को, है ना। तो गाइस, यही यहाँ पे हमने चीज़ बताई है आपको कि यहाँ पे अगर आप हमारे साथ देखेंगे, हमने यहाँ पे आपको एक मीनिंग बता देते हैं वैल्यू एडेड और वैल्यू ऑफ आउटपुट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मीनिंग। ठीक, यहाँ पे हमने लिखा है कि द एडिशन ऑफ अ फीचर टू अ बेसिक लाइन और मॉडल फॉर विच द बायर इज प्रिपेयर्ड टू पे एक्स्ट्रा। ठीक, वैल्यू एडेड ये एक ऐसा मॉडल है जहाँ पे हमारे बायर को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, वैल्यू एडेड कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हर बार जब जब जो भी बायर बन रहा था, देखिए पहले होलसेलर बायर था तो इसे 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा था। यहाँ पे रिटेलर हमारा बायर जब था तो उसे 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा था। अब क्योंकि हमारा कस्टमर बायर है तो इसे क्या करना पड़ा है, 4000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ा है। तो गाइस, ये जो 1000, 2000 और 4000, ये जो आप मनी है, ठीक है, ये जो 1000, 2000, 4000, ये जो मनी है, इस मनी को हम वैल्यू एडेड कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हमने यहाँ मीनिंग में भी लिखा है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपका जो वैल्यू एडेड है ये हमेशा आपकी डोमेस्टिक इनकम के बराबर होगा। ठीक, क्योंकि ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नेशनल इनकम निकालते समय बहुत हमें काम आएगा, है ना। तो यही था गाइस वैल्यू एडेड। अब हम बढ़ते हैं वैल्यू आउटपुट क्या होता है। देखिए गाइस, हर फर्म क्या करती है, अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से ऑलमोस्ट चलती है।
अब आप सभी कॉमर्स के बच्चे, आपको क्लास 11 से पढ़ते हैं ना, अकाउंटिंग ईयर क्या होता है कि ऐसा साल होता है जो 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। ठीक, तो हर फर्म्स क्या करती है, ऑलमोस्ट अकाउंटिंग ईयर्स को फॉलो करती है। तो गाइस जो भी फर्म अपनी गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है, तो गाइस जब भी कोई फर्म गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है तो वो अपने गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करती है, मार्केट प्राइस में बेचती है। ठीक, तो गाइस इससे एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि गाइस जब भी कस्टमर को जो हमारा अल्टीमेट कस्टमर होता है, ठीक है, जब वो कुछ भी चीज़ खरीदता है कोई भी प्राइस में, तो गाइस वो वाली प्राइस क्या कहलाती है, मार्केट प्राइस कहलाती है। हमने पिछली क्लास में पढ़ के रखा है। और एक बार जान लीजिए, जब भी कोई कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट को जिस भी प्राइस में लेता है वो प्राइस मार्केट प्राइस कहलाती है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि अब हमारा जो फर्म है वो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करता है, मार्केट प्राइस में बेचता है कस्टमर को, और वो कस्टमर उस मार्केट प्राइस में सामान को लेता है। तो गाइस जैसे ही कोई भी कस्टमर खरीदते जाता है, ठीक है, सामान, तो फर्म्स को पैसा मिलता है। तो गाइस ये फर्म क्या करती है, अपने अकाउंटिंग ईयर में उस चीज़ को डालती रहती है। मतलब 1 जुलाई को इतना पैसा मिला, 7 जुलाई को इतना पैसा मिला, ठीक, अगस्त 24 अगस्त को इतना मिला, ऐसे लाना फलाना करके वो क्या करती है, पूरी अकाउंटिंग ईयर में पूरा पैसा को निकालती है कि उन्हें टोटल कब कब कितना कितना पैसा कस्टमर से मिला, वो चीज़ को रिकॉर्ड कर देती है। ठीक, फिर क्या करती है, 31 मार्च को हर फर्म्स क्या करती है, देखती है कि टोटल उन्हें साल भर में कितना पैसा मिला। ठीक, तो गाइस उस टोटल पैसे को हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं। ठीक, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, इट इज़ अ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन एंटरप्राइज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विस जो कि एक इंटरप्राइजेस बनाती है उसको बेचती है, और बेचकर जो पूरे साल भर में अकाउंटिंग ईयर में उन्हें पैसा मिलता है, उस पैसे को हम वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं। ठीक, तो ये जो दो चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी। चलिए अब हम फटाक से अपनी कॉपी पे चले जाते हैं। सो गाइस अब आपने सीख लिया कि वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडिड क्या होता है। ठीक, इसके अंदर मीनिंग तो पढ़ ली। अब मेन चीज़ है हमें न्यूमेरिकल्स के लिए अब इन्हें डीप में समझना है। तो देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट को पहले समझते हैं। देखिए गाइस वैल्यू ऑफ आउटपुट को ना हम हमेशा ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एट मार्केट प्राइस लिखते हैं। ठीक, GVO और छोटा सा MP। ठीक, आप सभी ने मेरे साथ पढ़ के रखा है, मैं मान के चल रहा हूँ कि पहले वाली लेक्चर वो रिलेटेड एग्रीगेट्स वाली, तो आप ये सारी चीज़ें समझते होंगे कि मैंने सारी चीज़ वहाँ पे बता चुका है। तो ग्रॉस वैल्यू आउटपुट एट मार्केट प्राइस, तो गाइस इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास सेल, और उसमें आप प्लस कर दोगे चेंज इन स्टॉक, तो आपका क्या आ जाएगा, ग्रॉस वैल्यू आउटपुट एट मार्केट प्राइस आ जाएगा। तो कभी कभी हम चेंज इन स्टॉक को इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कह देते हैं। ठीक, तो कभी कभी चेंज इन स्टॉक की जगह आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की बात करेगा तो समझ जाना कि वो चेंज इन स्टॉक की बात कर रहा है। ठीक, तो गाइस इस चेंज इन स्टॉक का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला ये है कि चेंज इन स्टॉक इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। मतलब जब आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा, जब आप उसमें से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दोगे तो आपके पास चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। ठीक, तो ये होता है गाइस वैल्यू ऑफ आउटपुट के हमारे पास दो फॉर्मूला। पहला कि ग्रॉस वैल्यू आउटपुट एट मार्केट प्राइस किस तरीके से निकलता है सेल, और उसमें आप ऐड कर दोगे चेंज इन स्टॉक को, तो आपका ग्रॉस वैल्यू आउटपुट एट मार्केट प्राइस निकल जाएगा। और चेंज इन स्टॉक मैंने अभी आपको बता दिया। अब गाइस वैसे वैल्यू एडिड की बात करें तो वैल्यू एडिड किस तरीके से निकलता है, तो देखिए गाइस वैल्यू एडिड दो तरीकों से निकलता है। ठीक, इसके लिए हमारे पास दो फंडे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखना कि जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है ये सिर्फ ग्रॉस एट मार्केट प्राइस में सिर्फ निकलता है, लेकिन वैल्यू एडिड जो है ये आपका ग्रॉस मार्केट प्राइस में भी निकलता है, साथ ही साथ आपका नेट फैक्टर कॉस्ट में भी निकलता है। तो दोनों तरीके से निकलता है। तो देखिए, तो इसका वैल्यू एडिड का मैं अगर फॉर्मूला बताऊँ तो ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस, इसे हम पूरे तरीके से बोलेंगे ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस। इसका फॉर्मूला है सेल, उसमें से आप प्लस कर दीजिए चेंज इन स्टॉक, और उसमें से आप माइनस कर दीजिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो आपका ग्रॉस वैल्यू एडिड एट मार्केट प्राइस निकल जाएगा। ठीक, तो गाइस अब यहाँ पे एक चीज़ आप गौर कीजिएगा कि हमारा जो सेल और चेंज इन स्टॉक, देखिए सेल और चेंज इन स्टॉक हमारा क्या कहलाता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट VO कहलाता है। ठीक, तो वही चीज़ लिख दिया सेल और चेंज इन स्टॉक की जगह ये दोनों को कंबाइन करके हमने लिख दिया वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक, और फिर हमने क्या कर दिया माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो कभी कभी आपको इस तरीके से भी पूछ सकता है, टोटल पूछ देगा क्वेश्चन में, आपको सेल भी दे देगा, चेंज इन स्टॉक भी दे देगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोल देगा, और आपको बोलेगा ग्रॉस वैल्यू एडिड मार्केट प्राइस निकालिए। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, या कभी कभी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दे देगा वैल्यू आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो उससे भी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ग्रॉस वैल्यू एडिड मार्केट प्राइस निकाल सकते हो। अब यहाँ पे आपको एक गुरु मंत्र हमारे साथ रिमेंबर करना है। ये गुरु मंत्र ये है कि वैल्यू एडिड जो होता है ये हमेशा ग्रॉस एट मार्केट प्राइस होता है, और दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है कि जो हमारा वैल्यू एडिड होता है ये हमेशा डोमेस्टिक इनकम के बराबर होता है। अगर वैल्यू एडिड 5 रुपीज़ है तो हमारा डोमेस्टिक इनकम भी 5 रुपीज़ होगा। अगर हमारा वैल्यू एडिड 100 करोड़ है तो हमारा डोमेस्टिक इनकम भी क्या होगा, 100 करोड़ होगा। ठीक, तो जो वैल्यू एडिड की होगी वही सेम वैल्यू डोमेस्टिक इनकम की भी होगी। अब यहाँ पे गाइस अब हम बढ़ते हैं नेट वैल्यू एडिड फैक्टर कॉस्ट की ओर। तो गाइस इससे कैसे निकालते हैं, तो देखिए इसका सिंपल फंडा है प्रॉफिट प्लस रेंट
प्लस इंटरेस्ट प्लस रॉयल्टी। गैस रॉयल्टी क्या होता है, हर प्रोडक्ट की एक रॉयल्टी होती है। जैसे ब्लूटूथ, आपको पता है ब्लूटूथ पहले एक पर्सन ने बनाया, ठीक, तो उसके पास उस चीज़ की रॉयल्टी है। अब गैस आपको पता है कि ब्लूटूथ आजकल हर डिवाइस में यूज़ होता है, तो गैस हर कंपनीज क्या करती है, जिस भी बंदे ने ब्लूटूथ बनाया है उसको, हर कंपनीज को क्या करना पड़ता है, उस बंदे को पैसे देना पड़ता है एज अ रॉयल्टी, क्योंकि उसने उस चीज़ का इन्वेंशन किया है और कंपनीज उस चीज़ का यूज़ कर रही है अपने प्रोडक्ट्स में, तो उसे हम कहते हैं रॉयल्टीज़। ठीक, अब गैस उसमें आप प्लस कर दोगे सी ओ ई को अभी हम पढ़ेंगे इसमें कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ में, जिसमें आपको मैं डीप में समझाऊंगा। प्लस आप उसमें मिक्स्ड इनकम कर देते हो तो आपका नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट निकल जाता है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे भी आपको एक गुरु मंत्र ये रिमेंबर करना है कि वैल्यू एडेड जो होता है नेट ऑलवेज नेट एट फैक्टर कॉस्ट होता है, और वैल्यू एडेड जो होता है डोमेस्टिक इनकम के बराबर होता है। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे तो हमने वैल्यू एडेड ग्रॉस एट मार्केट प्राइस लिखा है और यहाँ पे भी हमने लिखा है कि वैल्यू एडेड जो होगा सिर्फ नेट एट फैक्टर कॉस्ट होगा, अब ये क्या लोचा है ना। तो गाइस इसका भी हम आपको बताते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखिए कभी कभी आपको ऐसे दिया रहेगा सिर्फ ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालो, ठीक, तो इसके आगे गाइस आपको अपने आप मार्केट प्राइस निकाल देना है, क्योंकि देखिए ग्रॉस दिया है, ठीक, वैल्यू एडेड दिया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब ग्रॉस दिया है वैल्यू एडेड दिया है तो उसके साथ हमेशा मार्केट प्राइस आएगा, तो आप मार्केट प्राइस अपने आप जोड़ देना। ठीक, कभी कभी आपको छुपा देगा ग्रॉस और सिर्फ आपको ऐसा बता देगा कि वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस। अब आपको वैल्यू एडेड दिया है, अब मार्केट प्राइस दिया, तो आपको पता है कि ग्रॉस मिसिंग है, तो आप ग्रॉस को अपने आप लगा देना। ठीक है, तो इस पॉइंट का मतलब होपफुली आप समझ गए होंगे। वैसे यहाँ भी है, कभी कभी क्वेश्चन आपको ये नहीं बताएगा कि वहाँ पे फैक्टर कॉस्ट लिखा है, बस आपको ऐसा बता देगा कि नेट वैल्यू एडेड है, तो आप क्या करना, फैक्टर कॉस्ट अपने आप निकाल लेना, क्योंकि वैल्यू एडेड आपको यहाँ पे दिया है, नेट आपको दिया है, लेकिन फैक्टर कॉस्ट नहीं दिया, तो उसे आप अपने आप लगा देना। वैसे कभी कभी एग्जाम्स में क्या करता है, आपको वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट आपको दे देता है, ठीक, लेकिन ये नहीं बताता कि उसके आगे क्या लगा है, तो आपको क्या करना है, अपने से लगा देना, क्योंकि वैल्यू एडेड दिया हुआ है, फैक्टर कॉस्ट हमें दिया हुआ है, तो आप समझ आना कि जब वैल्यू एडेड और फैक्टर कॉस्ट दोनों दिया है तो नेट अपने आप लग जाएगा। ठीक, और नेट को हम एन से शो करते हैं, और इसका फॉर्मूला भी हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो गाइस लेकिन दोनों चीज़ में ये कॉमन है कि वैल्यू एडेड डोमेस्टिक इनकम के भी बराबर है, और यहाँ पे वैल्यू एडेड जो होगा डोमेस्टिक इनकम के भी बराबर होगा। अब गाइस आप सभी तो एक साथ हमेशा समझते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है और ओपनिंग स्टॉक क्या होता है। ठीक, ओपनिंग स्टॉक मतलब जो हमेशा अकाउंटिंग ईयर के हम शुरू में लाते हैं उसे हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। क्लोजिंग स्टॉक जब हम अपना अकाउंट्स क्लोज कर रहे होते हैं तब हमारे पास एक क्लोजिंग स्टॉक होता है। ठीक, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन का गाइस हम आने वाली लेक्चर्स में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब समझेंगे, अभी समझने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो गाइस ये तो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडेड के बारे में। अब हम समझाते हैं आपको प्रॉफिट के बारे में। तो अब इस चीज़ को हम एकदम डीप में डिस्कस करेंगे। तो गाइस जो प्रॉफिट, आप सभी को पता है कि प्रॉफिट क्या होता है। आपको मैं पूछूं प्रॉफिट क्या है तो आप बोलोगे कि भाई जो भी हमारे कंपनी में रेवेन्यू आता है उसमें से सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर दो, जो पैसा बचेगा वो प्रॉफिट कहलाएगा। हाँ, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है गाइस, और वो भी जो आपने मीनिंग अभी हमने डिस्कस किया कि पूरे रेवेन्यू में से आप जब कॉस्ट या एक्सपेंस को माइनस कर दोगे तो जो पैसा आएगा प्रॉफिट होगा, ये बिल्कुल सही है। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम नेशनल इनकम निकाल रहे होते हैं ना, तो हमें प्रॉफिट का मतलब कुछ और तरीके से समझना पड़ता है। तो जो हमारा प्रॉफिट होता है तो ये सम होता है डिविडेंड का, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का, कॉर्पोरेशन टैक्स का। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि डिविडेंड क्या होता है। तो गाइस डिविडेंड मतलब ऐसा पैसा जो हम अपने शेयर होल्डर्स को डिवाइड करते हैं, उसे हम डिविडेंड कहते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट गाइस ये आपने मेरे साथ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वाले जो चैप्टर था हमारे क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज़ में, वहाँ पे हमने आपको एक रिटेन अर्निंग करके बताया था। जो भी हमारा प्रॉफिट का जो पैसा होता है उसमें से कुछ हिस्सा हम अपने पास साइड में रख लेते हैं, ठीक है, उसे गाइस हम कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। रिटेन फॉर फ्यूचर बाय कंपनी, से कंपनी क्या करे अपने पास रिटेन करके रखती है फ्यूचर के लिए। और एक होता है गाइस कॉर्पोरेशन टैक्स। तो गाइस गिवन टू गवर्नमेंट एज अ टैक्स बाय कंपनीज। तो गाइस ये कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है, ये कंपनीज देती है गवर्नमेंट को एज अ टैक्स। ठीक, तो कॉर्पोरेशन टैक्स को हम क्या कहते हैं, कभी कभी टैक्स ऑन प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो गाइस प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट इज नथिंग बट इट इज़ अ सम ऑफ डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। मतलब जब आप डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स कर दोगे तो आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। मतलब मान लीजिए अगर आपका डिविडेंड है 5 रुपीज़, आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है 10 रुपीज़ और आपका कॉर्पोरेशन टैक्स है 5 रुपीज़, तो जब आप इन तीनों चीज़ को प्लस कर दोगे तो आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। तो 5 + 10 + 5 कितना हो गया, 20 हो गया। तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं आप सभी के साथ लिखूँ कि प्रॉफिट इक्वल्स टू, ठीक, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है। देखिए प्रॉफिट क्या है, डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स कर दोगे तो आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया गाइस प्रॉफिट। अब हमारे पास एक टर्म है यहाँ पे COE का, इसे भी समझते हैं। देखिए COE का फुल फॉर्म होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, या फिर गाइस हम इसे इंडोमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ भी कह सकते हैं। ठीक, जैसा आपकी मर्जी हो आप उसे कह दीजिए। तो गाइस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या है, ये सम है किसका, वेजेस एंड सैलरीज का प्लस कंपनसेशन इन काइंड का प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयज़ फॉर सोशल सिक्योरिटी स्कीम का
प्लस प्राइवेट पेंशन। तो जब आप इन चारों चीज़ को ऐड कर देते हो तो आपका कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ निकल जाता है। जैसे हमने यहाँ पे प्रॉफिट में इन चारों चीज़ों को, जैसे इन 3 चीज़ को ऐड किया था, ठीक, हमारा प्रॉफिट निकल रहा था, वैसे यहाँ भी आपको अगर कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकालना है तो आपको यहाँ पे चारों चीज़ों को ऐड करना है। तो आपका क्या निकल जाएगा, आपका कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकल जाएगा। ठीक, अब गाइस यहाँ पे समझते हैं वेजेस एंड सैलरीज क्या होता है। गाइस ऐसी चीज़ वेजेस एंड सैलरीज होती है जिसे हम कैश में देते हैं। जो भी कंपनीज होती है ना गाइस, अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करती है, कुछ कुछ चीज़ कैश में देते हैं, जैसे बोनस, ठीक, कमीशन, ये सारी चीज़ क्या आती है, पैसे में हम देते हैं, सैलरी, इसे हम कहते हैं वेजेस एंड सैलरीज। अब गाइस कंपनसेशन इन काइंड ऐसी चीज़ होती है जो हम पैसे में नहीं देती कोई भी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को। जैसे कुछ कुछ कंपनीज क्या करती है, पैसे की जगह वो कार्ड दे देती है, अपने एम्प्लॉयज़ को बोलती है कि भाई तुम एक काम करो, तुम पैसा मत लो, लेकिन उसके बदले कंपनीज क्या कर देती है, उन्हें कार्ड गिफ्ट कर देती है। कभी कभी आप देखते होंगे कि कंपनीज कभी कभी पैसा नहीं देती, उसकी जगह उनको अपने एम्प्लॉयज़ को घर दे देती है, ठीक है, रहने के लिए। तो गैस इसे हम कहते हैं कंपनसेशन इन काइंड, जिसे हम पैसे में नहीं देते अपने एम्प्लॉयज़ को, लेकिन एक चीज़ दे देते हैं, उसे हम कंपनसेशन इन काइंड कहते हैं। अब एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयज़ फॉर सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब गैस एम्प्लॉयर मतलब क्या, जो हमें काम पे रखा है, मतलब एम्प्लॉयर ऐसा व्यक्ति होता है जो एम्प्लॉयज़ को अपने अंडर काम में रखता है। ठीक, मतलब मान लीजिए कि आपने अपने फ्रेंड को काम पे रखा, तो आप एम्प्लॉयर कहलाओगे और आपका जो फ्रेंड है जो आपके अंडर काम कर रहा है वो एम्प्लॉय कहलाएगा। ठीक, तो एम्प्लॉयर कौन हो, आप हो, आपका फ्रेंड क्या है, एम्प्लॉय है ना। तो गाइस हर एम्प्लॉयर क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके रखता है, ठीक है, उनके खुशी के लिए आप मान के चलिए। ठीक, जैसे मान लीजिए दीपावली आ गई, ठीक, दीपावली आ गई तो आपको लगता है कि मैं अपने जो भी मेरे अंडर जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा थोड़ा पैसा उनको दे दूंगा दीपावली में एज अ बोनस। ठीक, तो इस तरीके से एम्प्लॉयर क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक, उनके लिए। अब गाइस प्राइवेट पेंशन आप सभी जाते हैं, जैसे हमें रिटायरमेंट हो जाता है तो हमें कंपनीज क्या करती है, थोड़ा थोड़ा पैसा देती रहती है एज अ प्राइवेट पेंशन। तो गाइस जब आप वेजेस एंड सैलरीज, कंपनसेशन काइंड, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयर्स और प्राइवेट पेंशन को आपस में प्लस कर देते हो, तब आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स निकल जाता है गाइस। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अब कभी कभी क्या करता है, मैंने बहुत सारे देखा है, बहुत बार ऐसा होता है कि देखिए आपको एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन तो दे देगा, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन आपको करके ऐसा लिखिएगा एग्जाम में, ठीक, और आपको झुक्की से ऐसा भी लिख देगा एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक, तो गाइस आपको हमेशा याद रखना है कि आपको हमेशा और हमेशा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करना है। कभी कभी क्या कर देगा, आपको क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा कि एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन 20 रुपीज़ है और एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन है 40 रुपीज़। तो कभी कभी क्या होता है, बच्चे हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन को काउंट कर लेते हैं और इसके हिसाब से क्वेश्चन बना देते हैं। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी आपको एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से कभी भी नहीं लिखना, आपको हमेशा एग्जाम में एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन की वैल्यू को लिखना है। ठीक, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। सो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि वेजेस एंड सैलरीज में क्या होते हैं, कुछ कुछ आइटम्स आते हैं और कंपनसेशन इन काइंड में कुछ कुछ आइटम आते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा है कि वेजेस एंड सैलरीज ऐसी चीज़ होती है जो हम पैसे में जिसे देते हैं। तो कंपनीज क्या करती है, बेसिक पे जो भी आपके अंडर वर्कर्स काम करता है उसे पैसा देती है, सिंपल सी सैलरी या वेजेस, या कभी कभी डीएनएस अलाउंस दे देती है। कभी कभी क्या होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाते हैं, ठीक है, आपकी कंट्री में या फिर मतलब आपकी सिटी में देखना महंगाई अचानक से बढ़ जाती है, तो कंपनीज को लगता है कि उन्हें अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ पैसा देना चाहिए इस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। साथ ही साथ हाउस रेंट अलाउंस, कंपनीज कभी कभी क्या देती है, अपने एम्प्लॉयज़ को पैसा देती है कि अपने हाउस का जो रेंट है उसको भर दे। कभी कभी क्या होता है गाइस, ओवर टाइम अलाउंस भी कंपनी आपको देती है। देखिए कभी कभी कुछ कुछ एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं, मतलब उनका काम होता है 5 घंटे का लेकिन वो 10 घंटा काम करते हैं, तो उसके बदले कंपनी क्या करती है, उनको एक्स्ट्रा पेमेंट करती है, उसे हम कहते हैं ओवर टाइम अलाउंस। अब गाइस वैसे हमारे पास है सिटी कंपेंसेशन अलाउंस, ठीक है, तो सेकंड पॉइंट के जैसा सेम है। कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, तो गाइस कभी कभी क्या होता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ हमारे जो रहते हैं ना, उन्हें मान लीजिए कि ऑफिस से काम से कहीं और जाना पड़ता है, ठीक, तो उनको उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा जो है वो कंपनी क्या करती है, उन्हें एज अ पैसा दे देती है। उन्हें बोलते हैं देखो हम तुम्हें पैसा देना है, इस पैसे का खर्चा करके तुम इस जगह पे चले जाना जहाँ भी तुम्हें जाना है कंपनी के काम से। ठीक, बोनस एंड कमीशन आप जानते हैं। लीव ट्रैवल कंसेशन भी उन्हें देता है, मतलब कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ एम्प्लॉयज़ मतलब ट्रैवलिंग के लिए लीव में चले जाते हैं, तो कंपनी सोचती है कि यार इन्हें कंसेशन दे देना चाहिए, इनका पैसा काटना नहीं चाहिए। ठीक, सीक लीव अलाउंस, तो इसमें क्या होता है, जब भी आप बीमार हो जाते हो तो आप बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है कि जब भी कोई हमारा एम्प्लॉयज़ बीमार हो जाता है ना, तो उन्हें पैसा दे देती है कि वो अपना ट्रीटमेंट करवा ले। ठीक, तो एक तरीके की फैसिलिटी होती है जो वेजेस एंड सैलरीज के अंदर आती है। अब गाइस वैसे कंपनसेशन इन काइंड के अंदर भी आती है कुछ कुछ चीज़ें जो हम पैसों की इसमें कंपनीज नहीं देती। ठीक,
एक तरीके की, लेकिन ये फैसिलिटी होती है। जैसे फ्री हाउस, अपने एम्प्लॉयज़ को फ्री में घर दे दिया, मेडिकल फैसिलिटी दे दी, उनको फ्री में यूनिफॉर्म दे दिया, उनको फ्री में खाना दे रहे हो, उनको फ्री में एजुकेशन दे रहे हो, ठीक, उनको फ्री में आप ट्रैवलिंग के लिए भेज रहे हो, ठीक है, आपको प्रोविडेंट फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस करवा देती है, ग्रेटिविटी करवा देती है। तो ये सारी चीज़ें होती है जैसे कंपनसेशन काइंड के अंदर आती है, ठीक है, जैसे कार दे दिया। तो ये सारी चीज़ें होती है जो पैसे में कंपनी नहीं देती, लेकिन वेजेस एंड सैलरीज ऐसी चीज़ होती है जो कंपनीज पैसे में देती है, ठीक। ये चीज़ तो होपफुली आपने समझ लिया। तो ये 4 चीज़ों को जब आप प्लस कर दोगे तो आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ आ जाएगा। अब गाइस आखिरी हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस, जिसे गाइस हम शॉर्ट में ओएस लिखते हैं। तो गाइस ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? तो देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लस इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस इज नथिंग बट इट इज़ अ सम ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। तो गाइस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, इंटरेस्ट प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी। इसका मतलब ये है कि जब आप इंटरेस्ट प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी कर दोगे ना, तो ये 3 आइटम को जब आप प्लस कर दोगे तो आपका इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी निकल जाएगा। तो गाइस जो हमारा इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप होता है वो एक तरीके का प्रॉफिट होता है। और आपको हमने अभी बताया प्रॉफिट डिवाइड होता है 3 हिस्सों में, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और कॉर्पोरेशन टैक्स। तो ये 3 को जब आप ऐड कर देते हो तो आपका क्या हो जाता है? प्रॉफिट निकल जाता है, ठीक। तो गाइस ऑपरेटिंग सरप्लस के इस तरीके से आप अगर चार्ट की हेल्प से निकालोगे तो इसके बहुत सारे फॉर्मूला बनेंगे। देखिए अब मैंने अभी आपको बताया ऑपरेटिंग सरप्लस हम ओएस से लिखते हैं, तो गाइस इसके आगे हम नेट ऑपरेटिंग सरप्लस एट फैक्टर कॉस्ट लिखते हैं। देखिए इसका एक तरीके का गोल्डन रूल होता है कि आपको इसको हमेशा नेट ऑपरेटिंग सरप्लस एट फैक्टर कॉस्ट की लिखना है। जैसे हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो हमेशा ग्रॉस वैल्यू आउटपुट एट मार्केट प्राइस होगा, वैसे ही हमारा जो ऑपरेटिंग सरप्लस है ये हमेशा नेट ऑपरेटिंग सरप्लस एट फैक्टर कॉस्ट होगा। तो देखिए इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लस इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, जब आप ये दो चीज़ को प्लस कर दोगे तो आपका ऑपरेटिंग सरप्लस आ जाएगा। सपोज किसी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है 10 रुपये, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है 20 रुपीज़, तो ये दोनों को जब आप प्लस कर दोगे तो आपका ऑपरेटिंग सरप्लस कितना आएगा? 30 रुपीज़, ठीक। अब गाइस देखिए यहाँ पे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ये 3 हिस्सों में डिवाइड है, इंटरेस्ट प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी। तो गाइस कहीं ना कहीं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी को अगर मैं ब्रेक करूँ तो मैं इंटरेस्ट प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी भी लिख दूंगा तो चलेगा, ठीक। उसमें से आप प्लस कर दीजिए। अब इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप एक तरीके का प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट लिख दोगे तो ये दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। पहला फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये। अब गाइस मैं इस चीज़ को और ब्रेकअप कर दूंगा, तो देखिए इंटरेस्ट प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस, अब प्रॉफिट क्योंकि 3 हिस्सों में डिवाइड है, तो डिविडेंड प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स। तो गाइस ये तीसरा फॉर्मूला बन गया। मतलब इस चार्ट की हेल्प से मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए फॉर्मूला बनाते जा रहा हूँ। लेकिन गाइस हमारे पास एक फॉर्मूला ऐसा है जो थोड़ा सा यूनिक है, जो एग्जाम में आता नहीं है, बट अल्टीमेटली मैं चाहता हूँ कि आप तभी इसे लिख लो इन केस आ गया तो। अब इसका नेट ऑपरेटिंग सरप्लस से फैक्टर कॉस्ट का एक फॉर्मूला होता है, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट। अब गाइस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से नोटिस कीजिए, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा नेट वैल्यू एडेड होता है, ठीक, एट फैक्टर कॉस्ट, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारा नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट होता है, तो गाइस इसका जो वैल्यू एडेड है ये डीआई के बराबर भी हो सकता है। तो गाइस मैं इसको ये देखिए यहाँ पे वीए की जगह, इस वीए की जगह मैं अगर डीआई लिख दूंगा तब भी चलेगा, क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट में बताया कि वैल्यू एडेड क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम के बराबर होता है। तो देखिए बस वीए की जगह अगर मैं डीआई लिख दूंगा तो बाकी सारी चीज़ें सेम है, एन वीए की जगह पर डीआई लिख दिया और एफसी की जगह एफसी, तो नेट डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट बन जाएगा, ठीक। अब गाइस उसमें से आपको क्या करना है, सीओई माइनस करना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, और उसमें से आपको माइनस करना है मिक्स्ड इनकम। तो गाइस इससे भी क्या हो जाता है, हमारा नेट ऑपरेटिंग सरप्लस फैक्टर कॉस्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकल जाता है, मतलब अपना ऑपरेटिंग सरप्लस भी निकल जाता है। तो ये 4 फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल सकते हैं। तो गाइस आज का लेक्चर होता है पूरा खत्म, और मैंने आज को आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी जो आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और ये जो लेक्चर है ये आपका 20% कंट्रीब्यूट करेगी आपका नेशनल इनकम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। और 80% के लिए हमने आपको पहले ही एक लेक्चर बना दी है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट वाली, आप देख लीजिएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम 100% प्रिपेयर हो गए हैं क्या नेशनल इनकम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो गाइस इसी के साथ मैं चलता हूँ, अगली लेक्चर्स में हम नेशनल इनकम के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, ठीक। और मैं कहता हूँ अगर आपको हमारी ई बुक खरीदनी होगी, आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको वेबसाइट में इशू है लेने का तो आप हमसे क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर वीडियो के बीच में भी आपको दिखा होगा, साथ ही साथ आपको कमेंट बॉक्स और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, बाय, एंजॉय टेक केयर, चीयर्स।